Hello everyone, this is Deepak Singhal. Welcome you all to Life Shilp Academy Crafting Lives. ये है दिसंबर की 4th वीक की करंट वीडियो जहां पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट करंट कवर करने वाले हैं, स्पेशली स्पेशली फॉर सीयूटी एस्पिरेंट्स। वो सीयूटी एस्पिरेंट्स जो इस समय बोर्ड्स को देख रहे हैं, आपको पता आपके बोर्ड्स पे बहुत समय कम है। नेक्स्ट मंथ से बोर्ड शुरू हो जाएंगे और इसी के बाद मारामारी शुरू हो जाएगी। क्या करें, कैसे करें सीयूटी। बहुत सारे स्टेब्लिश्ड प्लेयर है सीयूटी के लिए हमारी इस फील्ड में, बट जीटी किसी को पढ़ाना नहीं आता। एंड आई स्पेसिफिकली पॉइंट दिस आउट, क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है जीटी तो हो ही जाएगा, जनरल टेस्ट हो नहीं सकता बेटा, करना पड़ता है। हम लोग लाइफ शिल्प अकेडमी में मेरे साथ बहुत ही एक्सटेंसिवली जीटी को कवर करेंगे। वी नॉट ओनली कवर हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, बट ऑल्सो इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड करंट। करंट प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए फ्री है, तो प्लीज इसका जितना यूज कर सकते हैं कीजिए। एंड बिफोर आई कंटिन्यू फॉरवर्ड, बिफोर आई कंटिन्यू विद द सेशन, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट करना। क्यों? क्योंकि इसका कोई प्राइस नहीं लगता, बट हाँ, बीइंग अ टीचर मुझे खुशी होती है कि जो भी मैं कंटेंट बना रहा हूँ वो आप लोगों तक जा रहा है और आपकी हेल्प कर पा रहा है। और इसके अलावा अगर कोई सीयूटी के अलावा कोई और भी अगर वीडियो देख रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एसएससी, सीजीएल और बैंक पीओ के एग्जाम्स के लिए भी हो जाती है। मैं स्पेसिफिकली सभी एग्जाम्स की डिमांड को देखकर इस वीडियो को बना रहा हूँ। बट ऑफ कोर्स सीयूटी मेरा एक फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है, क्योंकि बच्चे बहुत डरे से रहते हैं 12th क्लास के कि कैसे करेंगे करंट। एसएससी और यूपीएससी वालों से भी नहीं होता, हम कैसे करेंगे सर? आपको कुछ नहीं करना, आपको बस दीपक सर की वीडियोस देखनी है। दैट इज व्हाट यू रिक्वायर। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला है टैब्लो। आपको पता होना चाहिए टैब्लो जनरली झांकियों को कहते हैं। तो 2025 का रिपब्लिक डे परेड जो होने वाला है आप लोगों का इस साल 26 जनवरी, क्योंकि हमको पता है 26 जनवरी रिपब्लिक बना था इंडिया 1950 में, तो हम रिपब्लिक डे परेड बनाते हैं, मतलब सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार का रिपब्लिक डे टैब्लो की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, मींस गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड प्रोग्रेस। और इसके लिए 15 स्टेट्स और यूटीज को सेलेक्ट किया गया है जो अपनी अपनी झांकियां लेकर आएंगे। 11 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स भी अपने अपने टैब्लो को यहाँ पर शोकेस करेंगे। और टैब्लो का डिस्प्ले कर्तव्य पथ पर होगा। कर्तव्य पथ जिसको हम पहले राजपथ कभी कहा करते थे। इसके बाद दिल्ली ने इनकम थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए। आपको पता होना चाहिए प्राइवेट स्कूल्स में आपको कुछ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे दिखते होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फैमिली वो होती थी जिनकी फैमिली इनकम पहले 2.5 लाख होती थी। आई सेड फैमिली इनकम। उस 2.5 लाख क्राइटेरिया को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स। तो अब ज्यादा मात्रा में ईडब्ल्यूएस बच्चे दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ पाएंगे। ये खबर आपको दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने दी। इसी के साथ आगे चलते हैं बेटा। नो डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया गया है। नो डिटेंशन पॉलिसी होती है जनरली अगर आप क्लास 5th या 8th में है तो अब आपको एग्जाम पास करके ही आगे प्रमोट किया जाएगा। पहले क्या होता था कि बच्चा एक बार जैसे ही स्कूल में एंट्री लेता था तो वो क्लास 8th तो पास करके निकलता ही था। अब गवर्नमेंट ने इसको स्क्रैप कर दिया है, नो डिटेंशन पॉलिसी यहां पर आ गई है। इट मींस अगर आप क्लास 5 में फेल हो जाते हैं 5th स्टैंडर्ड में, तो आप 6th में प्रमोट नहीं होंगे। 8th में फेल हो जाते हैं तो 9th में प्रमोट नहीं होंगे। ये नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। स्टेट गवर्नमेंट्स अभी भी फ्री है कि अगर वो नो डिटेंशन पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन, ये नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले 3,000 से ज्यादा स्कूल्स में अप्लाई होते हैं, जिसमें केवीएस, एनवीएस और सैनिक स्कूल्स आ जाते हैं। हाँ जी, अगर आप फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? 2 महीने के अंदर रीटेस्ट होगा। अगर आप रीटेस्ट में भी फेल हो जाते हैं तो सर फिर आपको उसी स्टैंडर्ड में रहना पड़ेगा। इसके बाद आगे बात करते हैं। गुजरात का बानस कांथा विलेज, या कह लीजिए कि ये जो विलेज है बानस कांथा, ये इंडिया की पहली बॉर्डर सोलर विलेज बन गई है। गुजरात की ये विलेज पाकिस्तान बॉर्डर से बहुत पास में है, जस्ट 40 किलोमीटर अवे। और यहाँ पर 800 से ज्यादा पॉपुलेशन आपको दिखेगी। पूरी विलेज सोलर पैनल से चलती है। तो ये इंडिया की पहली बॉर्डर सोलर विलेज बन गई है। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उन्होंने पिछले साल लॉन्च करा था प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। एक वो प्रोग्राम जिसके अंडर आप लोगों को यहाँ पे सोलर रूफटॉप पैनल्स लगाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, प्लस आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगी। तो 15 फरवरी 2024
कोई स्कीम लॉन्च हुई। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है इंडिया के 1 करोड़ से ज्यादा घरों को सोलर पावर प्रोवाइड करना बाय मार्च 2027। गुजरात के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत है। भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के सीएम, और गांधीनगर है कैपिटल। इसके बाद संतोष अजमेरा आपको यहां पर दिख रहे होंगे। ही हैज रिसेंटली रिसीव्ड इंटरनेशनल इलेक्टोरल अवार्ड। और ये इलेक्टोरल अवार्ड इनको क्यों मिल रहा है? क्योंकि इन्होंने सिटीजन्स को काफी इफेक्टिवली एंगेज किया था 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में। आपको पता होना चाहिए 2024 में 18th लोकसभा इलेक्शंस हुए थे। तो इस समय जो लोकसभा चल रही है दैट इज 18th लोकसभा। और इस समय इंडिया की पीएम जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी थर्ड टर्म में एक्टिव है। ये अवार्ड देने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर पार्लियामेंट्री स्टडीज है। 3 दिन का प्रोग्राम चल रहा था डोमिनिकन रिपब्लिक में जब इनको ये अवार्ड मिला। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है, इनका नाम है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन। इनको अपॉइंट कर लिया गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज बता दूं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन जनरली एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे। बट 1 जून 2023 से ये प्लेस जो है, पहली बात तो ये खाली है। क्यों? क्योंकि रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा 1 जून 2023 से पहले कभी एनएचआरसी के चेयरमैन हुआ करते थे। अरुण कुमार मिश्रा जी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता दूं, वैसे तो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के 8वें चेयरपर्सन थे, बट ये पहले नॉन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने जिन्होंने एनएचआरसी को लीड किया। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, जब से ये कमीशन बनी है तब से इस कमीशन का चेयरपर्सन आप जनरली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही बनाते हैं। बट यहाँ पे जस्टिस मिश्रा जी पहले चेयरपर्सन बने जो कि चीफ जस्टिस कभी नहीं रहे। और अब दूसरे हैं यहाँ पे वी रामा सुब्रमण्यन, ये भी कभी चीफ जस्टिस नहीं बने। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का काम है इंडिया में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उसको वायलेट होने से बचाना। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसके बाद बेटा आपको यहाँ पर मैशियर मिलेंगे, पेपर मैश। पेपर मैश इस बार बनाए गए, मतलब पेपर का एक तरीके से पुतला होता है। और ये जो पेपर मैश है ये कश्मीर का एक बहुत रिनाउंड ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। तो इस बार बहुत सारे पेपियर मैश बनाए गए, तकरीबन 300 से ज्यादा पेपियर मैश बनाए गए। किसके? डोडो बर्ड के। तो आपको बता दूं डोडो बर्ड 343 ईयर्स पहले ही एक्सटिंक्ट हो गया था। फिर भी इसके एक्सटेंशन के बाद कश्मीर ने डोडो बर्ड को रिवाइव किया अपने पेपियर मैश के अपने तरीके से। 50,000, सॉरी 300 नहीं, 50,000 से ज्यादा पेपियर मैश बनाए गए, जिसको इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट किया गया, इंक्लूडिंग यूरोप, मॉरिशस, अहेड ऑफ द क्रिसमस सीजन। और इसी के साथ कश्मीर के वो आर्टिस्ट जो ये पेपियर मैश बनाते हैं उनको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी इसके लिए मिला हुआ है। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी को इंडिया में गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज 25 दिसंबर। इसके बाद इंडिया के लिए बहुत गर्व महसूस करने वाली बात है, वी शुड बी प्राउड टू बी एन इंडियन। क्यों? क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लिस्ट छपी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल सब जानते ही होंगे, जाना माना अखबार है। लिस्ट का नाम था टॉप ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025, और इस टॉप ग्लोबल डेस्टिनेशन में हमें एमपी का नाम भी दिखता है। एमपी का नाम मस्ट विजिट ग्लोबल डेस्टिनेशन में आप लोगों को दिखता है। एमपी को आप हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया कहते हैं। बहुत सारी यूनेस्को साइट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जैसे खजुराहो, पन्ना, बांधवगढ़। 14 ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पर है, जिसमें से 3 परमानेंट है, 11 टेंटेटिव है। इसके साथ साथ यहाँ पे कई सारे टाइगर रिजर्व्स हैं। सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन भी आपको एमपी में देखने को मिलेगी। एमपी में फेस्टिवल्स बहुत सारे हैं, हिस्टोरिकल साइट्स बहुत सारी हैं, इसका टूरिज्म बहुत अपीलिंग है। एमपी के बारे में बात करें तो गवर्नर एमपी के मंगू भाई पटेल है, मोहन यादव चीफ मिनिस्टर है, कैपिटल भोपाल है। एंड दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर की बात कर लेते हैं। इनको भी हाल फिलहाल में एस चंद्रशेखरेंद्र चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड दिया गया है। श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड रिसेंटली प्रेजेंट किया गया है एस जयशंकर को। क्यों मिला है? ऑफ कोर्स फॉर हिज पब्लिक लीडरशिप फ्रॉम साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी। इनको पब्लिक लीडरशिप के लिए यह अवार्ड मिला है। किसने दिया है? साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी ने दिया है।
इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में सर का बहुत बड़ा बिग रोल है, ग्लोबल लीडरशिप में बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद आगे बात करते हैं। इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल फिलहाल में 5 स्टेट्स के नए गवर्नर अपॉइंट करे हैं। गवर्नर्स के बारे में आपके पास आर्टिकल 155 है, जो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स की। ये गवर्नर्स हैं पहले तो उड़ीसा के, जिनका नाम है हरि बाबू। देन वी हैव गवर्नर ऑफ मिजोरम, दैट इज जनरल विजय कुमार सिंह। देन वी हैव गवर्नर ऑफ केरला, दैट इज राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। गवर्नर ऑफ बिहार, दैट इज आरिफ मोहम्मद खान। एंड गवर्नर ऑफ मणिपुर, दैट इज अजय कुमार भल्ला। इसके बाद जस्टिस GS सांधावालिया और जस्टिस नरेंद्र जी, इनको अपॉइंट कर लिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एंड उत्तराखंड हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली। मतलब जस्टिस जी नरेंद्र जो है, ये जो है नरेंद्र जी या जी नरेंद्र, इनको अपॉइंट कर लिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड ही इज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस का मतलब होता है कि सभी जजेस में सबसे सीनियर मोस्ट इन टर्म्स ऑफ एज। हाईकोर्ट की रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स होती है। 62 ईयर्स के जो सबसे पास में होगा हाईकोर्ट का जज, उसको चीफ जस्टिस बनाते हैं। उसके बाद नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, इंडिया की रैंकिंग 49th आई है। पिछले साल हम लोग 60th नंबर पर थे। उसके बाद फोर्ब्स ने अभी हाल फिलहाल में 21st एनुअल लिस्ट जारी करी है ऑफ द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन। 2024 की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में आपको 3 इंडियन दिखेंगी, जिसमें एक है निर्मला सीतारमन, सेकंड इज रोशनी नाडर मल्होत्रा एंड द थर्ड इज किरण माजुमदार शॉ। जबकि टॉप 10 में सबसे ऊपर आपको क्लॉडिया शेनबॉम दिखेंगी, जो कि प्रेसिडेंट है मेक्सिको की। फिर उर्सुला वॉन डेर, ये है प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। देन वी हैव क्रिस्टीन लगार्दे, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक, क्रिस्टीन लगार्दे। देन वी हैव जॉर्जिया मेलोनी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। मैरी बारा, CEO ऑफ जनरल मोटर्स एंड सो ऑन। उसके बाद आपको पता होना चाहिए राघव चड्ढा, हु इज अ राज्यसभा MP एंड ऑल्सो द हस्बैंड ऑफ परिणीति चोपड़ा। इन्होंने राज्यसभा में खड़े होकर एक बहुत बड़ी बात बोली कि यूं तो हम लोग बात करते हैं कि देश का आम नागरिक भी फ्लाइट्स वगैरह में उड़े, बट क्या आपको पता है कि फ्लाइट्स लेने के लिए एयरपोर्ट पर जो प्राइस इस समय है, खाने पीने के प्राइसेस, वो कितने ओवर एक्सपेंसिव है, दैट अ कॉमन मैन कैन नॉट इवन अफोर्ड इट। और यही सब चीजें सुनने के बाद एट लास्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि कोलकाता का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर पहला यात्री उड़ान कैफे आपके सामने यहाँ पर होगा भी, इसको इनॉग्रेट किया गया है, जहां पर बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में खाने पीने की चीजें अवेलेबल करवाई जाएंगी। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इंडिया जो है ये 6th लार्जेस्ट सोलर PV एक्सपोर्टर बन गया है 2023 से लेकर 2024 में। सोलर PV का मतलब होता है फोटोवोल्टिक सेल्स। जो सोलर पैनल्स लगे होते हैं ना ब्लू ब्लू कलर के, वो सोलर PV सेल्स होते हैं। वो ही सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद इंडिया के नए डिफेंस सेक्रेटरी आपके सामने हैं, राजेश कुमार सिंह। इंडिया के ये राजेश कुमार सिंह जो डिफेंस सेक्रेटरी है, इन्होंने अभी एक हाल फिलहाल में मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है ऑन द गुड गवर्नेंस डे। तो इस पूरे करंट को लाने का मतलब एप्लीकेशन समझाना नहीं है। कभी के बार इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो इज अ इंपॉर्टेंट पर्सन टू बी अपॉइंटेड, राजेश कुमार सिंह, हु इज द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 देती हुई आपको दिख रही होंगी यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू, ऑनरेबल मैडम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 17 एक्सेप्शनल बच्चों को इस बार प्रेजेंट किया उनकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स के लिए। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 7 फील्ड्स में दिए जाते हैं। पहला है आर्ट एंड कल्चर, दूसरा है ब्रेवरी, थर्ड है इनोवेशन, फोर्थ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिफ्थ है सोशल वर्क, सिक्स्थ है स्पोर्ट्स एंड द सेवेंथ इज एनवायरमेंट। कौन सी फील्ड में किस बच्चे को अवार्ड मिला है वो मैंने ब्रैकेट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये अवार्ड वीर बाल दिवस के दिन दिए गए थे। वीर बाल दिवस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो बच्चा ये अवार्ड जीतता है उसको 1 लाख का कैश प्राइज मिलता है। ये अवार्ड 1996 से दिए जा रहे हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है, बच्चा यहाँ पर 5 से 18 साल के बीच होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट दिस अवार्ड। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर
पंडित मदन मोहन मालवीय के 162nd बर्थ एनिवर्सरी पर उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी। 25 दिसंबर 2023, मतलब 25 दिसंबर को मदन मोहन मालवीय का बर्थडे भी होता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों से शायद वो पूछ ले। मदन मोहन मालवीय जो है वो 1861 में पैदा हुए थे। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा। इनके ऑनर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक वर्क, मतलब एक सीरीज, जो एक किताब है वो भी लॉन्च करी, दैट इज कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय। इसके बाद आगे बात करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय के सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं इंडिया इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, और इसी के साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टैब्लिशमेंट। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने संदीप मिश्रा को यहाँ पर एनटीए का नया डायरेक्टर बना दिया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपको पता होना चाहिए, सीयूईटी भी यही करवाएंगे। एनटीए की स्टैब्लिशमेंट 2017 में हुई, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, चेयरमैन इसके प्रदीप कुमार जोशी है, और डायरेक्टर के रूप में संदीप मिश्रा। इसके बाद इंडिया और श्रीलंका के बीच में नेवल एक्सरसाइज हुई, जहां पर हम दोनों की नेवीज ने एक्सरसाइज किया। नेवल एक्सरसाइज का नाम है स्लीनेक्स 24। स्लीनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में होने वाली नेवल एक्सरसाइज है। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा एंडी एंडी पाइक्रॉफ्ट। एंडी पाइक्रॉफ्ट ये इलीट क्लब ज्वाइन कर चुके हैं। क्यों? ऐसे बहुत ही कम एम्पायर्स होते हैं, ऐसे बहुत ही कम मैच रेफरीज होते हैं जिन्होंने, मतलब अब मान के चलो 100 से ज्यादा टेस्ट मैच जो है वो कभी अपने जीवन में अटेंड किए हो एज अ रेफरी, जिसमें वो रेफरी रहे। तो एंडी पाइक्रॉफ्ट, आपको बता दूं, ये जिम्बाब्वे के कैप्टन रह चुके हैं, और बॉक्सिंग डे टेस्ट हुआ था अभी इंडिया श्रीलंका के बीच में, उसके रेफरी यही थे। एंड विद दिस ही हैज अचीव दिस रिमार्केबल माइलस्टोन, और ऐड हो चुके हैं, ये दुनिया के 5वें रेफरी बन गए हैं जिन्होंने 100 टेस्ट यहाँ पर एम्पायर अपने एम्पायरिंग करियर में एज ए रेफरी अटेंड किए। इसमें सबसे ऊपर आप लोगों को रंजन दिखेंगे श्रीलंका के, जिन्होंने 225 टेस्ट, मतलब यहाँ पर एज अ मैच रेफरी इन्होंने यहाँ पर, मतलब ये थे। फॉलोड बाय मिस्टर जेफ क्रो 125 टेस्ट, क्रिस ब्रोड 123, एंड देन वी हैव एंडी पाइक्रॉफ्ट, लाइक ही इज द फोर्थ, नॉट द फिफ्थ, ही इज द फोर्थ। ऐसे 4 ही केवल एम्पायर्स रह चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा सिद्धू विजय वीर सिद्धू, ये 67 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जीत गए हैं। और इन्होंने, आपको बता दूं, इन्होंने ये 22 साल के शूटर है। एंड पेरिस ओलंपिक्स में तो ये 9th आए थे रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में। बट 67 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जो कि तुगलकाबाद के करनी सिंह रेंज में हुआ, वहां पर सिद्धू जी ने गुरप्रीत सिंह को हरा दिया, जो कि ओलंपियन है, मतलब ओलंपियन है गुरप्रीत सिंह, ही डिफीटेड हिम। 27 दिसंबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक्स प्रिपेयर्डनेस सेलिब्रेट करते हैं। कोविड के बाद खास करके इसकी जरूरत बहुत है, क्योंकि कभी भी कोई भी बीमारी बिना दस्तक दिए आ जाती है, एंड यू शुड बी फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो एपिडेमिक अगर कोई आए, कोई डिजीज का आउटब्रेक हो जाए, तो उसको डिटेक्ट कैसे करे, फैलने से प्रिवेंट कैसे करे, हेल्थ सिस्टम्स को कैसे रिजिलियंट बनाए, ये दिन उसकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर चाइना ने एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट यहां पर लॉन्च कर दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम चाइना जो है वो कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है यारलुंग जैंगबो रिवर के ऊपर, जिसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। $137 बिलियन की कॉस्ट आएगी इस पूरे प्रोजेक्ट की। ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लो है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो रिवर का फ्लो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट होगा। इंडिया अभी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर डैम बना रहा है, जस्ट टू मिटिगेट द इम्पैक्ट्स ऑफ चाइनीज कंट्रोल। इसके बाद इंडियन आर्मी और नेपाली आर्मी के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, जिसका नाम है सूर्य किरण। सूर्य किरण दोनों आर्मीज के बीच में होने वाली 18th एडिशन है। इससे पहले 17th एडिशन इंडिया में हुआ था, 18th एडिशन इस बार नेपाल में हुआ। पहला एडिशन 2011 में हुआ था दोनों आर्मीज के बीच में। इंडियन नेवी ने यहाँ पर कुछ वॉरशिप्स को इंडक्ट कर लिया है। इसमें पहले वॉरशिप का नाम है आईएनएस सूरत, और दूसरे का नाम है आईएनएस नीलगिरी। तो आत्मनिर्भर भारत के सपने को ये और साकार करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये इंडिजिनसली बिल्ट वॉरशिप्स हैं, हमने खुद बनाए हैं। एक का नाम है डिस्ट्रॉयर यार्ड आईएनएस 12707 सूरत, और दूसरे का नाम है
फ्रीगेट यार्ड 12651 INS नीलगिरी। ये दोनों वॉरशिप्स का डिजाइन यूं तो इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने बनाया था, बट दोनों शिप्स को बनाया है मजगॉन माजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, विच इज इन मुंबई। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के, विच इज अ इंटरनेशनल इवेंट, इसके नए जो आपको एम्बेसडर देखने को मिलेंगे वो सलमान खान है। तो सलमान खान हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025। आपको बता दूं ये 13 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, 19 जनवरी तक चलेगा, जिसमें 24 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। दीप्ति शर्मा, कौन नहीं जानता है इनको आज की डेट में। वेस्ट इंडीज को स्वीप कर दिया मैडम ने, मतलब बिना रन दिए 3 विकेट चटका ली इन्होंने। इंडिया के बॉलिंग कोच जो है आविष्कर साल्वी, उन्होंने दीप्ति शर्मा की बहुत तारीफ करते हुए बोला कि शी इज अ मॉडर्न डे लेजेंड ऑफ द विमेन्स ODI। तो कोटम्बी स्टेडियम में मैच चल रहा था और बहुत तारीफ के काबिल है दीप्ति शर्मा जी। इन्होंने ऑल राउंड द परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई, और 3-0 से इंडिया जो है वो सीरीज को स्वीप कर पाया, क्योंकि मैडम ने 5 विकेट चटका ली, सॉरी 3 नहीं, मैडम ने 5 विकेट चटका ली। वेस्ट इंडीज को हम लोगों ने 3-0 से हरा दिया। इसके बाद आगे बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर को मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब की तरफ से क्रिकेट मेंबरशिप ऑफर हुई है। क्रिकेट मेंबरशिप इज एन ऑनर्ड विद ऑनररी क्रिकेट मेंबरशिप बाय मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब। क्यों? क्योंकि भाई सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट माने जाते हैं, गेम ऑफ क्रिकेट के लिए इमेंस कंट्रीब्यूशन है इनका। मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब 1838 में बना था, रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजिंग मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड, विच इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड क्रिकेट वेन्यूज ग्लोबली। कई सारे मैचेस खेले हैं यहाँ पर सचिन तेंदुलकर जी ने। उसके बाद बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पास्ड अवे इन दिसंबर एट द एज ऑफ 92 इन न्यू दिल्ली। और इन्हीं के साथ एक एरा खत्म हो जाता है। 1932 में पंजाब के गाह में इनका जन्म हुआ था ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। ये इंडियन पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, एकेडमिक, ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। इंडिया के 13 प्राइम मिनिस्टर थे 2004 से 2014 के बीच में। इंडिया के 4th लॉन्गेस्ट सर्विंग PM रह चुके हैं पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद। इंडिया के पहले सिख प्राइम मिनिस्टर हैं, रह चुके हैं, और फर्स्ट नॉन हिंदू है जिन्होंने PM का पोस्ट संभाला। 1972 में सर ने गवर्नमेंट ज्वाइन किया था एज द एडवाइजर, इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1976 में इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी बनाया गया। 80 से 82 के बीच में ही वॉज वर्किंग एट द प्लानिंग कमीशन। देन इन 82 ही वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ RBI। ही इज द ओनली PM ऑफ इंडिया टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नर बिफोर। और इसी के बाद आपको बता दूं, प्रणब मुखर्जी उस समय फिनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे जब ये गवर्नर थे। इसके बाद आपको बता दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हैं ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे राज्यसभा में फ्रॉम 1998 टू 2004। ही इज ऑल्सो नोन फॉर इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर। ये भी फाइनेंस मिनिस्टर बने 1991 में। उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव थे। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स में आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज पढ़ाई जाती हैं, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आप पढ़ते हैं। तो ही इज द मैन बिहाइंड दोज पॉलिसीज। इसके बाद पुडुचेरी और तमिलनाडु ने 20th सुनामी मेमोरियल डे सेलिब्रेट किया 26 दिसंबर को। आपको याद होना चाहिए 2004 में एक बहुत ही डिवेस्टेटिंग सुनामी आई, कई सारे लोगों को मारी। कई सारे लोग श्रीलंका और इंडिया में मारे गए, खास करके तमिलनाडु वॉज अफेक्टेड। और ये जो इवेंट है ये कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागापट्टिनम, मेला सॉरी मेइला मेइला दूथुरई और कराईकल, जो तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये सेलिब्रेट किया गया। उन इवेंट्स मतलब उन विक्टिम्स को ट्रिब्यूट पे की गई जो या तो बचे इस सुनामी में, नहीं तो ऑफ कोर्स जो मर गए। तो 20 साल पहले ये सुनामी इंडिया में आई। इसके बाद ये दो बड़े क्यूट से रेड पांडास दिख रहे हैं आपको। तो दीज 2 रेड पांडास फ्रॉम रॉटरडैम जू नेदरलैंड्स, इनको लाया जाएगा इंडिया, और इंडिया में इनको पदमाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में रखा जाएगा फॉर कंजर्वेशन ब्रीड। तो पदमाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है।
और ये पांडा जो है ये पहले 1 मंथ के क्वारंटीन में रहेंगे बिफोर बीइंग पेयर्ड फॉर ब्रीडिंग। मतलब ब्रीडिंग करवाने से पहले इनको 1 महीने के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। तो एक फ्लाइट कैरिंग 2 रेड पांडास लैंडेड एट कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई है। अराइवल के बाद हेल्थ चेकअप हुए, जो कि जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं उन्होंने कंडक्ट किया। और इस स्पीशीज को, रेड पांडा की स्पीशीज को, IUCN ने एंडेंजर्ड घोषित किया हुआ है। एंडेंजर्ड मतलब बहुत ही कम बचे हैं ये, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके बाद बात करते हैं बेटा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंट्रोड्यूस कर दिया है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट को। इंट्रोड्यूस्ड, अगेन इंट्रोड्यूस्ड द प्रोटेक्टेड एरिया परमिट इन 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट होता क्या है। हम लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कोई फॉरेन नेशनल इन तीनों स्टेट्स में जाना चाहता है तो उसको पहले प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958 के अंडर परमिशन लेनी होगी, क्योंकि ये तीनों सेंसिटिव एरियाज हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में लोकेटेड है और बहुत सेंसिटिव माने जाते हैं। और अगर परमिशन नहीं मिली तो दीज फॉरेनर्स कैन नॉट विजिट दी स्टेट्स। उसके बाद अडानी एंटरप्राइजेस ने एक नई कंपनी खोल दी है विच इज कॉल्ड अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, लीडर इन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। उन्होंने एक नई कंपनी स्टैब्लिशमेंट का घोषणा कर दी है। कंपनी का नाम है यहां पर एज 68L, मतलब अडानी एनर्जी, सॉरी, अडानी ग्रीन एनर्जी 68 लिमिटेड। तो ये अडानी ग्रीन एनर्जी 68 लिमिटेड, ये कंपनी अडानी के ग्रीन प्रोजेक्ट्स को और ज्यादा आगे प्रमोट करेगी। तो 28 दिसंबर 2024 को इस कंपनी को नोटिफाई किया गया और ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जैसे कि सोलर, विंड और अदर ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज को डेवलप और ऑपरेट करेंगे। इसके बाद कोनेरू कोनेरू हम्पी 2024 के वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप मैडम ने जीत ली है। कहां पर हुआ था ये वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप? ये हुआ था न्यूयॉर्क में एंड शी वॉन इट एट द एज ऑफ 37। मैं बात कर रहा हूं कोनेरू हम्पी की। इसके बाद वॉरेन अपटन जो कि लॉन्गेस्ट सर्वाइवर, मतलब ओल्डेस्ट सर्वाइवर है पर्ल हार्बर अटैक के, ही रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 105। आपको बता दूं, पर्ल हार्बर अटैक किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, जिसकी वजह से अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आया। तो जब ये अटैक हो रहा था पर्ल हार्बर अटैक जो जापान ने किया था अमेरिका के ऊपर, विच प्रोवोक्ड अमेरिका टू एंटर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस समय USS ऊटा नाम के एक बैटल शिप में ही वॉज देयर। तो ये अटैक 7 दिसंबर 1941 को हुआ था एंड मिस्टर अपटन वॉज प्रिपेयरिंग टू शेव जब पहला टॉर्पीडो शिप पर टकराया। और शिप जो है, सेकंड टॉर्पीडो जब टकराया उसके बाद शिप जो है वो डूबने लगी। पर्ल हार्बर के अटैक में कहा जाता है 2000 से ज्यादा अमेरिकन मरे, 1100 से ज्यादा इंजरीज हुई और US हिस्ट्री में काफी पिवोटल इवेंट माना जाता है, क्योंकि इसी के बाद US ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री ले ली थी। और फिर तो आपको पता ही है, नागासाकी, हिरोशिमा, जिसको आप लोग कहते हैं 2 एटॉमिक बॉम्ब्स इंडिया वर्ल्ड में पहली बार यूज किए गए। देन इंडिया अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन। डिफेंस सेक्टर में हम लोगों ने बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। फिजिकल ईयर 2023-24 में आपको बता दूं, इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स और इंडिजिनस प्रोडक्शन दोनों ही काफी बढ़ गया है। इंडिया नॉर्मली डिफेंस इंपोर्टिंग कंट्रीज में आती है। डिफेंस इक्विपमेंट्स हम लोग बनाते नहीं है, इंपोर्ट करते हैं। बट इस बार कमाल ही कर दी हम लोग, 21,000 करोड़ से ज्यादा, मतलब मतलब अपना तकरीबन 2.63 बिलियन से ज्यादा के डिफेंस इक्विपमेंट्स बना के हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दी। तो यहां पर जो टोटल एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन रहा प्राइवेट सेक्टर का वो 60% रहा और पब्लिक अंडरटेकिंग्स का 40% रहा। तो ऑफ कोर्स आई कैन नाउ इजिली से दिस कि आत्मनिर्भर भारत में इंडिया बहुत आगे चल रहा है। इसके बाद थाईलैंड इंट्रोड्यूस कर चुका है ई वीजा सिस्टम फॉर इंडियंस और जनवरी 2025 से स्टार्ट हो गया है। रॉयल थाई एम्बेसी इन न्यू दिल्ली हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड दिस कि ये थाईलैंड का इलेक्ट्रॉनिक वीजा सिस्टम है इंडियन नेशनल्स के लिए। इस न्यू सिस्टम का मोटिव केवल वीजा एप्लीकेशंस को सिंप्लीफाई करना है फॉर इंडियन ट्रेवलर्स, ताकि उनके लिए और भी ज्यादा कन्वीनियंट और एफिशिएंट हो जाए वीजा लेना।
तो इस नए सिस्टम में एप्लीकेंट्स को केवल वीजा एप्लीकेशंस ऑनलाइन अप्लाई करनी होगी और ऑनलाइन माध्यम से ही दे विल गेट द वीजा। यहां तक समझ में आता है जी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडियन ट्रेवलर्स जिनके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट्स हैं, द एम्बेसी हैज एश्योर्ड दैट द एग्जिस्टिंग 60-day visa exemption for tourism and short business trip will remain in effect until further notice। तो ये इफेक्ट में रहेगा ऑर्डिनरी इंडियन वीजा, सॉरी, पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। 60 डेज की लिमिट ऑफ कोर्स वीजा की है कि वो एज अ टूरिस्ट वहां पे घूम सकते हैं, छोटे मोटे बिजनेस ट्रिप्स के लिए थाईलैंड जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है ये बताते हुए कि अब्दुल रहमान मक्की नहीं रहा। कौन है ये? अब्दुल रहमान मक्की डिप्यूटी चीफ माना जाता है पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप जमात उल दवा का। हार्ट अटैक के कारण मर गया, पहले ही मर जाना चाहिए था। 26/11 मुंबई अटैक का मतलब टेरर फाइनेंसिंग रहा है ये, मतलब इसने 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स 2008 में जो हुए थे उसमें टेरर फाइनेंसिंग का काम किया है। 164 डेथ इन टोटल इस अटैक में हुई थी। मास्टरमाइंड माना जाता है ये। 2020 में ही वाज सेंटेंस टू 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन अ टेरर फाइनेंसिंग केस बाय एंटी टेररिज्म कोर्ट इन पाकिस्तान। 6 महीने की जेल भी गया था ये, बट पाकिस्तान। और आपको पता ही है पाकिस्तान का जेल का ट्रेंड क्या है। जनवरी 2023 में इसको ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दिया था यूएन ने। इंडिया की बहुत बड़ी जीत हुई थी इसमें। ये 2000 में, सन 2000 में इंडिया के रेड फोर्ट अटैक में भी काफी इन्वॉल्व माना जाता है, जहां पे 6 लश्कर ए तैयबा टेररिस्ट ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चला दी थी, जिसकी वजह से 3 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए थे। ये हाफिज सैयद का काफी क्लोज माना जाता है। हाफिज सैयद जो 26/11 मुंबई अटैक्स के पीछे का मास्टरमाइंड माना जाता है, उसी में टेरर फाइनेंसिंग का काम किया था अब्दुल रहमान मक्की ने। And on this note, this is the end of complete December month. This is our fourth video for the December month, जहां पर हम लोगों ने दिसंबर के लास्ट वीक 25 से 31 ऑफ दिसंबर को एफिशिएंटली कवर किया। आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आपने थ्रू आउट द एंड वीडियो देखा है तो डू लीव अ कमेंट सेक्शन, योर कमेंट, योर लवली कमेंट्स। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीयूटी एस्पिरेंट्स के लिए बता दूं, वी हैव स्टार्टेड द बैचेस वेरी सून। After your board exams, LifeShield Academy will be starting with its new batches. In order to get the details, comment section में जैसे ही आप खोलेंगे हम लोगों ने पिन कर रखे हैं कुछ कमेंट्स और नंबर्स। डू कॉन्टेक्ट द नंबर्स, बुक योर सीट्स, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चे प्री रजिस्टर्ड करवा चुके हैं, बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एज आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, जब से डोमेन सब्जेक्ट्स कम हुए हैं तब से जीटी का रेलेवेंस आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो जीटी को इफेक्टिवली कवर कीजिए मेरे साथ मिलकर लाइफ शिल्प अकेडमी में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ जनवरी मंथ सो सून। टिल देन गुड बाय।